दुनिया की एक तेज तर्रार लेकिन गहरी पड़ताल करने वाले हैं। हाँ। हमारे पास स्पीडी साइंस नाम की एक गाइड से कुछ जरूरी हिस्से हैं और हमारा मिशन सिर्फ तथ्य बताना नहीं बल्कि ये समझना है कि जीव विज्ञान, भौतिकी और रसायन विज्ञान असल में एक ही कहानी के 3 अलग-अलग अध्याय कैसे हैं। बिल्कुल सही कहा। अक्सर हम इन विषयों को अलग अलग पढ़ते हैं, पर आज हम देखेंगे कि ये कितने गहरे जुड़े हुए हैं। अच्छा, हाँ, हम जीवन के सॉफ्टवेयर यानी बायोलॉजी से शुरू करेंगे, फिर उस हार्डवेयर यानी फिजिक्स के नियमों को समझेंगे जिस पर ये सॉफ्टवेयर चलता है। और आखिर में उन बिल्डिंग ब्लॉक्स तक जाएंगे जिनसे ये सब बना है, मतलब केमिस्ट्री। एकदम। ये तो कमाल का नजरिया है। तो चलें इस कहानी के पहले अध्याय यानी जीवन के विज्ञान से शुरू करते हैं। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है, लेकिन कहानी शुरू कहाँ से होती है? जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है? कहानी शुरू होती है एक कोशिका से, मतलब सेल से। सेल, ओके। 1665 में रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की थी, पर यह सिर्फ एक इकाई नहीं है। इसे एक बहुत ही बिजी शहर की तरह समझिए। एक शहर? ये तो बड़ा दिलचस्प है। हाँ, और इस शहर के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट है जो 24 घंटे काम करते हैं। तो इस शहर का पावर प्लांट कहाँ है? इसे मतलब ऊर्जा कहाँ से मिलती है? वो काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। पावर हाउस? ये हमारे खाए हुए भोजन को एटीपी नाम की एक एनर्जी करेंसी में बदलता है। समझिए, ये सेल के लिए बिजली घर है जो शहर की हर बत्ती, हर फैक्ट्री को चालू रखता है। तो हमारा खाना सेल के लिए बिजली बन जाता है? कमाल है। और इस शहर में जैसे कूड़ा कचरा और रिसाइकलिंग का इंतजाम कौन देखता है? मैंने आत्मघाती थैली जैसा कुछ सुना है। हाँ, वो है लाइसोसोम। आत्मघाती थैली नाम थोड़ा डरावना लगता है, पर इसका काम बहुत जरूरी है। क्या काम है इसका? ये कोशिका का क्लीनअप और रिसाइकलिंग क्रू है। ये बाहरी हमलावरों और कोशिका के टूटे फूटे हिस्सों को पचाकर खत्म कर देता है। अच्छा। और अगर कोशिका खुद ही इतनी खराब हो जाए कि उसकी मरम्मत न हो सके, तो ये फटकर पूरी कोशिका को नष्ट कर देता है। अरे वाह, ताकि वो बाकी शरीर को नुकसान ना पहुंचाए। बिल्कुल। तो ये शहर की सफाई और सुरक्षा दोनों का ध्यान रखता है। अच्छा, अगर माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है और लाइसोसोम रिसाइकलिंग डिपार्टमेंट, तो इस शहर में कुछ बनता भी तो होगा, कोई फैक्ट्री? बिल्कुल, वो है राइबोसोम। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कह सकते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री? हाँ, प्रोटीन हमारे शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। हमारी मांसपेशियां, बाल, एंजाइम, सब कुछ प्रोटीन से ही बनता है। तो राइबोसोम इस शहर की वो असेंबली लाइन है जहां ये जरूरी चीजें बनाई जाती हैं। और इस फैक्ट्री को क्या बनाना है, इसका ऑर्डर कौन देता है? इसका मतलब ब्लूप्रिंट कहाँ होता है? यहीं से शायद आनुवांशिकी की कहानी शुरू होती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये ब्लूप्रिंट है डीएनए। डीएनए? इसकी संरचना एक घुमावदार सीढ़ी यानी डबल हेलिक्स जैसी होती है, जिसका पता 1953 में वॉटसन और क्रिक ने लगाया। ये हमारे शरीर का मास्टर प्लान है। अच्छा। यही डीएनए राइबोसोम को निर्देश भेजता है कि कौन सा प्रोटीन बनाना है, कब बनाना है और कितना बनाना है। ये सोचना ही हैरान करता है कि हमारे शरीर की हर कोशिका में मौजूद 46 गुणसूत्रों के अंदर डीएनए की लंबाई लगभग 2 मीटर होती है। हाँ, और हमारे शरीर में खरबों कोशिकाएं हैं। तो सोचिए हमारे अंदर कितनी जानकारी एक अविश्वसनीय रूप से छोटी सी जगह में बंद है। ये प्रकृति का सबसे बेहतरीन डेटा कंप्रेशन है। और इन्हीं 46 गुणसूत्रों में से जो 23 जोड़ों में होते हैं, एक जोड़ा ये तय करता है कि लिंग क्या होगा। महिलाओं में XX और पुरुषों में XY। ये सब उसी ब्लूप्रिंट में लिखा होता है? बिल्कुल। और इस पूरे कॉम्प्लेक्स सिस्टम का मास्टर कंट्रोलर कौन है? शरीर का CEO? हम कह सकते हैं कि वो पीयूष ग्राम की यानी पिट्यूटरी ग्लैंड है। मस्तिष्क में मौजूद ये छोटी सी ग्रंथि शरीर की बाकी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, इसीलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मास्टर ग्रंथि। और ये पूरा सिस्टम एक तय तापमान पर सबसे अच्छा काम करता है, जो है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। शरीर की ये सारी जटिल प्रणालियां एक चीज पर निर्भर करती हैं, पोषण और ऑक्सीजन की सप्लाई। और ये काम हमारा रक्त करता है। पर यहाँ भी एक नियम है ना? मतलब हर किसी का खून हर किसी के काम नहीं आ सकता। सही। यहीं से रक्त समूहों की कहानी शुरू होती है, जिसकी खोज 1900 में कार्ल लैंडस्टीनर ने की। अच्छा। इसे ऐसे समझिए कि खून की भी अपनी अपनी टीम होती है, ए बी और ओ। हाँ। ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। ये इतना मिलनसार है कि इसकी टीम किसी भी दूसरी टीम के साथ खेल सकती है। और AB सबसे ले सकता है? हाँ, ग्रुप AB यूनिवर्सल रेसिपिएंट है,
ये किसी भी टीम के खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल कर सकता है। तो हमने देखा कि कोशिकाएं और डीएनए जीवन का एक अविश्वसनीय रूप से जटिल सॉफ्टवेयर है। लेकिन ये सॉफ्टवेयर किस हार्डवेयर पर चलता है? इसे चलाने वाले भौतिक नियम क्या हैं? बिल्कुल, और यहीं पर हम जीव विज्ञान से भौतिकी की दुनिया में कदम रखते हैं। फिजिक्स की दुनिया में। हाँ, जीवन को भी भौतिकी के मूलभूत नियमों का पालन करना ही पड़ता है, और इन नियमों के कह सकते हैं बादशाह हैं आइजैक न्यूटन। उनके गति के नियम। हाँ, उनके नियम हमारे आसपास की हर चीज को नियंत्रित करते हैं। इसका एक क्लासिक उदाहरण तो वो बस वाला है। जब बस अचानक चलती है तो हम पीछे की ओर क्यों गिरते हैं? ये न्यूटन के पहले नियम जड़त्व यानी इनर्शिया के कारण होता है। इनर्शिया। जड़त्व का मतलब है आलस। हर चीज अपनी मौजूदा स्थिति में ही रहना चाहती है। जब बस चलती है तो हमारे पैर बस के साथ आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हमारा ऊपरी शरीर अपने आलस के कारण वहीं रहना चाहता है। नतीजा, हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। हाँ, और रॉकेट वाला उदाहरण भी तो है। न्यूटन का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया। सही। रॉकेट गैसों को पीछे धकेलता है, वो हुई क्रिया। और गैसें रॉकेट को आगे धकेलती हैं, वो हुई प्रतिक्रिया। एकदम। यही नियम गुरुत्वाकर्षण पर भी लागू होता है। न्यूटन ने बताया कि ब्रह्मांड में हर चीज हर दूसरी चीज को खींच रही है, और यही खिंचाव हमें जमीन पर टिकाए रखता है। बिल्कुल। यहाँ चांद के बारे में एक मजेदार बात है। हाँ, कि वहाँ हमारा वजन कम हो जाता है। हाँ, क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का सिर्फ 16 हिस्सा है। अगर किसी का वजन यहाँ 60 किलो है तो चांद पर सिर्फ 10 किलो महसूस होगा। सिर्फ 10 किलो? पर एक जरूरी बात, आपका द्रव्यमान यानी आपके अंदर का स्टफ उतना ही रहता है। बस गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव कम होने से वजन कम महसूस होता है। अच्छा, मास और वेट में फर्क है। गुरुत्वाकर्षण की तरह ही ऊर्जा भी एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। हाँ, और इसके दो मुख्य रूप हैं, स्थितिज ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी, और गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी। और ये सिर्फ बांध के पानी या खींची ही कमान तक ही सीमित नहीं है। हमारे शरीर में भी यही होता है। जब हम खाना खाते हैं तो भोजन में स्थितिज ऊर्जा होती है, और हमारा माइटोकॉन्ड्रिया उसी ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है ताकि हम चल फिर सकें। हम सब असल में चलते फिरते ऊर्जा बदलने वाले इंजन हैं। और ऊर्जा का सुनहरा नियम यह है कि ये कभी खत्म नहीं होती, बस अपना रूप बदलती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम, ये ब्रह्मांड के सबसे मौलिक नियमों में से एक है। ऊर्जा को न बनाया जा सकता है, न नष्ट किया जा सकता है। ये नियम प्रकाश जैसी चीजों पर भी लागू होता है। प्रकाश से जुड़े कुछ बड़े दिलचस्प प्रभाव हैं, जैसे आकाश नीला क्यों दिखता है? यह प्रकाश के प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग के कारण है। स्कैटरिंग? हाँ, जब सूरज की सफेद रोशनी हमारे वायुमंडल में आती है तो हवा के कण नीले रंग को एक समझिए पिनबॉल मशीन की गेंद की तरह चारों ओर बिखेर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी रंग सीधे निकल जाते हैं, लेकिन नीला रंग पूरे आकाश में फैल जाता है। इसलिए हमें आकाश नीला दिखाई देता है। और हीरे की चमक का क्या राज है? उसे कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अच्छा। इसे ऐसे समझिए कि प्रकाश हीरे में जाकर फंस जाता है। हीरे का कोण इस तरह से कटा होता है कि रोशनी अंदर तो चली जाती है, लेकिन बाहर निकलने का सही रास्ता नहीं ढूंढ पाती, और अंदर ही दीवारों से टकराकर उछलती रहती है। और वही उछलती हुई रोशनी हमें चमक के रूप में दिखाई देती है। बिल्कुल। अच्छा, तभी पानी में रखी पेंसिल या छड़ी मुड़ी हुई दिखती है। प्रकाश वहां भी कोई खेल खेलता है, वो है अपवर्तन या रिफ्रैक्शन। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है, जैसे हवा से पानी में, तो उसकी गति बदल जाती है और वो थोड़ा मुड़ जाता है। जैसे सड़क पर सीधी चलती कार का एक पहिया अचानक कीचड़ में चला जाए तो कार थोड़ी घूम जाती है। क्या बढ़िया उदाहरण है, बिल्कुल वैसा ही। प्रकाश और ध्वनि की गति में तो बहुत बड़ा अंतर है। इसीलिए तूफान में बिजली पहले चमकती है और गरज बाद में सुनाई देती है। बहुत बड़ा अंतर। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, जो कि बहुत ज्यादा है। हाँ, और ध्वनि को चलने के लिए माध्यम चाहिए। वो ठोस में सबसे तेज चलती है। यही वजह है कि हम बिजली चमकने और गरजने के बीच के सेकंड गिनकर अंदाजा लगा सकते हैं कि तूफान कितनी दूर है। भौतिकी का एक और जबरदस्त कॉन्सेप्ट है पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी। ये धरती की गुड बाय स्पीड है क्या? हाँ बिल्कुल। ये वो कम से कम गति है जो किसी चीज को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की पकड़ से हमेशा के लिए आजाद होने के लिए चाहिए। और वो कितनी है? पृथ्वी के लिए ये 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इससे तेज फेंकी गई कोई भी चीज वापस नहीं आएगी। और जाते जाते एक सवाल, पहाड़ों पर खाना बनाना मुश्किल क्यों होता है?
इसका संबंध वायुमंडलीय दाब से है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, हवा का दबाव कम होता जाता है, अच्छा। तो पानी के ऊपर हवा का ढक्कन हल्का हो जाता है। इसलिए पानी को उबलने के लिए कम गर्मी की जरूरत होती है और वो 100 डिग्री से कम तापमान पर ही उबलने लगता है। और कम गर्म पानी में दाल या चावल को पकने में ज्यादा समय लगता है। तो हमारे पास जीवन का सॉफ्टवेयर बायोलॉजी है और उसे चलाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम फिजिक्स भी। लेकिन ये सब कुछ बना किस चीज से है? वो कौन से बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं? ये हमें कहानी के तीसरे और आखिरी अध्याय रसायन विज्ञान पर लाता है। सही। अब हम उस स्तर पर जा रहे हैं जहां सब कुछ शुरू होता है, परमाणु यानी एटम। पदार्थ का सबसे छोटा कण। हाँ, इसके केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते हैं। और इनकी खोज की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। मतलब ये एक पहेली को सुलझाने जैसा था। हाँ, पहले जे थॉमसन ने 1897 में इलेक्ट्रॉन खोजा, फिर गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन का पता लगाया। लेकिन दशकों तक एक बड़ी उलझन थी। हाँ। क्या उलझन? परमाणु का सारा वजन सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से पूरा नहीं हो रहा था। आधा वजन गायब था। ये एक रहस्य था, जब तक कि 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज नहीं कर ली, जो इस पहेली का आखिरी टुकड़ा था। बिल्कुल। अब इन परमाणुओं से जो घोल बनते हैं, उनकी प्रकृति कैसे मापी जाती है? अम्लीय या क्षारीय? उसके लिए हमारे पास पीएच स्केल है। ये 0 से 14 तक का एक पैमाना है। 7 को न्यूट्रल माना जाता है, जैसे शुद्ध पानी। और 7 से कम अम्लीय? 7 से ज्यादा क्षारीय। एकदम। एक मिनट, हमारे खून का पीएच 7.4 है और सिरके का 2.4। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। इसका मतलब हमारा शरीर इस संतुलन को बनाए रखने के लिए कितनी मेहनत करता होगा? बहुत ज्यादा। हमारा शरीर एक बहुत ही संकरे पीएच रेंज में काम करता है। यह संतुलन बिगड़ना बहुत खतरनाक हो सकता है। और जब यही संतुलन प्रकृति में बिगड़ता है, जैसे अम्लीय वर्षा से, तो हम उसके विनाशकारी परिणाम देखते हैं। जब बारिश के पानी का पीएच 5.6 से कम हो जाता है, तो वो झीलों और जंगलों के लिए जहर बन जाता है। लेकिन उसके रूप बहुत अलग हैं। ये केमिस्ट्री का जादू है। हीरा और ग्रेफाइट दोनों 100% कार्बन है। दोनों कार्बन। हाँ, लेकिन परमाणुओं के अलग अलग जमावट उन्हें बिल्कुल अलग बना देती है। एक तरफ हीरा है, जो सबसे कठोर पदार्थ है, और दूसरी तरफ ग्रेफाइट, जो आपकी पेंसिल में है और इतना नरम है कि कागज पर निशान छोड़ देता है। मतलब एक ही सामग्री, अलग अलग रेसिपी। बिल्कुल सही। और ये ड्राई आइस क्या है? ड्राई आइस यानी सूखी बर्फ और कुछ नहीं बल्कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2। अच्छा। यह सामान्य बर्फ की तरह पिघलकर पानी नहीं बनती, बल्कि सीधे गैस में बदल जाती है। घरों में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी गैस के बारे में भी एक जरूरी जानकारी है। उसमें एक खास गंध होती है। हाँ, और ये एक बहुत चालाक सुरक्षा उपाय है। एलपीजी बनाने वाली गैसें, ब्यूटेन और प्रोपेन, असल में गंधहीन होती है। तो अगर वो लीक होती तो पता ही नहीं चलता। बिल्कुल। इसलिए उनमें जानबूझकर इथाइल मरकैप्टन नाम का एक बहुत तेज गंध वाला पदार्थ मिलाया जाता है, ताकि जरा सी भी लीकेज का तुरंत पता चल जाए। अरे वाह, ये तो बहुत काम की बात है। अंत में कुछ धातुओं की बात। स्टील लोहा नहीं है ना? ये कुछ और है। सही। स्टील एक मिश्र धातु है। यह मुख्य रूप से लोहा और कार्बन का मिश्रण है। अच्छा। शुद्ध लोहा उतना मजबूत नहीं होता, लेकिन जब उसमें थोड़े से कार्बन के परमाणु मिला दिए जाते हैं, तो वो लोहे के बड़े परमाणुओं के बीच फंसकर उन्हें अपनी जगह पर लॉक कर देते हैं। इससे लोहा खिसक नहीं पाता और अविश्वसनीय रूप से मजबूत हो जाता है। और वही स्टील है। वही स्टील है। और एक आखिरी मजेदार सवाल, ये हंसाने वाली गैस क्या है? इसका रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। नाइट्रस ऑक्साइड। इसे सूंघने पर एक हल्की बेहोशी और खुशी का एहसास होता है, जिससे हंसी आ सकती है। तो हाँ, केमिस्ट्री लैब में माहौल कभी-कभी मजाकिया हो सकता है। तो कोशिका के पावर हाउस से लेकर हंसाने वाली गैस तक हमने विज्ञान की एक तेज लेकिन गहरी यात्रा की। ये साफ है कि हमारे आसपास की दुनिया कितने व्यवस्थित और दिलचस्प नियमों से बंधी हुई है। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे रसायन विज्ञान के छोटे-छोटे परमाणु मिलकर जीव विज्ञान की जटिल कोशिकाएं बनाते हैं, और ये सब कुछ भौतिकी के उन मूलभूत नियमों के तहत काम करता है जो पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं। मतलब विज्ञान अलग-अलग विषय नहीं, बल्कि एक ही सच्चाई को अलग-अलग स्तर पर देखने का तरीका है। एकदम।
और यहीं पर एक सोचने वाली बात है। हमने ऊर्जा के नियम के बारे में बात की कि उसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। हाँ, ऊर्जा संरक्षण का नियम। अगर ये सच है और ब्रह्मांड की शुरुआत में जो कुल ऊर्जा थी वो आज भी उतनी ही है, तो इस पर विचार करें। वो ऊर्जा आज कहाँ है? वो हमारे चारों ओर किन रूपों में मौजूद है? तारों की रोशनी में, चलती हुई हवा में और हमारे अपने विचारों को शक्ति देने वाली बिजली की छोटी छोटी तरंगों में भी।